यूएन जनरल असेंबली में इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। जिस बात की मुखालफत इजराइल लंबे वक्त से करता आ रहा था, अब वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। फलस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन में वोटिंग हुई। इस दौरान हिंदुस्तान समेत कुल 143 मेंबर्स ने हिमायत में वोटिंग की है और इससे जो परमानेंट मेंबर बनने का रास्ता है वो यहाँ पर हमवार हो गया है। तो ऐसे में इजराइल को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है और बड़े झटके के साथ ही आपको बताते चले, यूएन जनरल असेंबली में फलस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत वाली तजवीज़ पास हो गई है। इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जो उसे उम्र भर याद रहेगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए जुमे को वोटिंग हुई, जिसमें हिंदुस्तान समेत 143 मेंबर्स ने फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाए जाने की हिमायत में वोट किया। वहीं 9 वोट इसकी मुखालफत में पड़े और जैसा कि जाहिर है, इसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल है, जबकि 25 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे। हालांकि अभी फिलिस्तीन मेंबर नहीं बना है, लेकिन उसने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। We shall now begin the voting process. 1. Please signify. Those against and abstentions. Abstentions 25. Draft resolution A is adopted. यूएन जनरल असेंबली ने भारी अक्सरियत के साथ फिलिस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत की है। अब यूएन जनरल असेंबली ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से फिलिस्तीन की रुकनियत पर गौर करने की सिफारिश की है। यूएन की रुकनियत का फैसला सिक्योरिटी काउंसिल ही लेती है। इसे एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो असरदार तरीके से फिलिस्तीन को रियासत बनाने की मंजूरी देगा। इस तजवीज़ की मुखालफत करने वालों में इजराइल का नाम था और अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए तजवीज़ की मुखालफत की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका इस तजवीज़ पर वीटो लगा सकता है। इजराइल ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। Modern day Nazis, to genocidal jihadists committed to establishing an Islamic state across Israel and the region, murdering every Jewish man, woman and child. It makes me sick. Sick. In the years to come, you will have to explain how, in opposition to all morality and the UN Charter, you did everything to give a state to a group of mass murderers, to the Hitlers of our times. हिंदुस्तान ने फिलिस्तीन पर आई इस तजवीज़ की हिमायत की है। सोशल मीडिया पर वोटिंग करने वाले सभी ममालिक की लिस्ट डाली गई है। हालांकि तजवीज़ पास होने से फिलिस्तीन को यूएन की मुस्तकिल रुकनियत नहीं मिलती है, लेकिन उसे इसमें शामिल होने के काबिल ज़रूर माना जाता है। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस तजवीज़ का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के हुकूक और आज़ादी के साथ और इजराइल के कब्जे के खिलाफ खड़ी है। यूएन की मुकम्मल अक्सरियत की फिलिस्तीनी बोली को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को बोली की हिमायत में इत्तेफाक राय से वोटिंग करनी होगी, जिसके बाद उसे जनरल असेंबली में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। ये तजवीज़ ऐसे वक्त में पास हुई है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से जंग जारी है। इजरायली हमले में अब तक 34,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 78,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वीडियो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर तजवीज़ पास हो गई है और ऐसे में इजराइल को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तो यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत वाली तजवीज़ पास हो गई है। फ़लस्तीन के लिए ये कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद है। तो वहीं हिंदुस्तान समेत इसमें 143 ममालिक ने हिमायत में वोटिंग की। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी हिमायत में गौर करने का दबाव डाला है और यूएन जनरल असेंबली के फैसले से इजराइल को बड़ा झटका लगा है। फ़लस्तीन को नए हुकूक और इख्तियार देने वाली तजवीज़ को मंजूरी देने पर इजराइल भड़क गया है। यूएन का 194वां मेंबर बनने के फैसले की मुखालफत यहाँ पर की गई है इजराइल की तरफ से।
तो ऐसे में इसको आज अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार इस तजवीज़ को लेकर गौर व खौस किया जा रहा था। और अब ऐसे में इस तजवीज़ के पास होने से कहीं ना कहीं इजराइल पर दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जंगबंदी की कोई अभी बातचीत नहीं हो पाई है। तो यूएन जनरल असेंबली में इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। जिस बात की मुखालफत इजराइल लंबे वक्त से करता आ रहा था, अब वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। फ़लस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन में वोटिंग हुई और इस दौरान हिंदुस्तान समेत कुल 143 मेंबर्स ने हिमायत में वोट किया, जिससे यहाँ पर यह तजवीज़ पास हो गई है। तो फ़लस्तीन की हिमायत की तो इजराइल इन सभी से नाराज़ नज़र आ रहा है। मजम्मत यहाँ देखने को मिल रही है। तो वहीं सभी ममालिक और सभी जो मुल्क हैं वो इजराइल की मजम्मत करते आ रहे हैं इस पूरी जंग को लेकर, और यहाँ से ये मजम्मत और पुख्ता हो जाती है। तो 143 वोट फेवर में पड़े हैं और 9 ही लोगों की तरफ से इसके खिलाफ में वोट किए गए हैं और कुछ 25 लोग इस वोटिंग से गायब रहे। तो एक अहम पेशरफ्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी अक्सरियत के साथ ये तजवीज़ पास हुई है और काफ़ी लंबे वक्त के बाद इस तरह की कोई खबर सामने आई है जिसमें फ़लस्तीन को लेकर इस तरह का पेशरफ्त देखने को मिली है। लेकिन यूएन जनरल असेंबली से जिस तरह की उम्मीदें और जिस तरह से जंग में रोल की बात कही जा रही थी, उस पर यूएनजी उतना खरा नहीं उतरा है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो तजवीज़ थी वो यहाँ पर पास हुई है। तो फ़लस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूएन में वोटिंग हुई और इस दौरान हिंदुस्तान समेत कुल 143 मेंबर्स ने हिमायत में वोटिंग की, यानी हिंदुस्तान ने भी फ़लस्तीन को परमानेंट रुकन बनाने की हिमायत की। और इजराइल की मजम्मत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है कि जिस तरह से जुल्म सितम लगातार फ़लस्तीन में और गाज़ा में जारी है, उसके लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। तो 25 मुल्क वोटिंग से गैर हाजिर रहे, 9 ने इसके खिलाफ वोटिंग की। तो यूएनएससी से मेंबरशिप पर गौर करने की भी सिफारिश की गई है। और इसी मामले को लेकर महमूद अब्बास ने सभी ममालिक का शुक्रिया अदा भी किया है। तो रिएक्शंस भी यहाँ पर सामने आ गए हैं और फ़लस्तीन की तरफ से महमूद अब्बास ने सभी ममालिक का, यानी 143 ममालिक जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उनका शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप दिलाने को लेकर यहाँ पर तजवीज़ पास हो गई है। तो यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत वाली तजवीज़ पास हो चुकी है। हिंदुस्तान समेत 143 ममालिक ने हिमायत में वोटिंग की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी हिमायत में गौर करने का दबाव डाला गया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अब हिमायत करने का गौर दिया गया है। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में फ़िलहाल तजवीज़ पास हो गई है, क्योंकि भारी अक्सरियत के साथ 143 ममालिक ने फेवर में वोट किया है। रिजल्ट आपके सामने है। तो यूएन जनरल असेंबली के फैसले से इजराइल को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि इजराइल जिसकी मुखालफत काफ़ी लंबे वक्त से करता हुआ आ रहा था, अब वो यहाँ पर उसको मंजूरी मिल गई है यूएनजीए में। और फ़लस्तीन को नए हुकूक और इख्तियार देने वाली तजवीज़ को मंजूरी देने पर इजराइल भड़क उठा है। अब इजराइल इसको लेकर किस तरह से और रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद अहम होगा। बहरहाल यूएन का 194वां मेंबर बनाने के फैसले की जो इजराइल था वो मुखालिफत करता हुआ आ रहा था, लेकिन यूएनजीए ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है और फ़लस्तीन को नए हुकूक और इख्तियारात भी यहाँ से मिलते हुए नजर आएंगे। तो एक अहम पेशरफ्त और एक उम्मीद इस फैसले से जगी है, क्योंकि लंबे वक्त से जो फ़लस्तीनी हैं वो लगातार इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा देते हैं। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और जो ये यूएन जनरल असेंबली में तजवीज़ पास हुई है जो परमानेंट मेंबर बनाने को लेकर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है, इसे एक नई उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जाए फ़लस्तीन के लिए? देखिए, अभी तक हमने जो यूनाइटेड नेशंस का रोल अभी देखा है, और आपको याद होगा एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें इजराइल को सीज फायर के लिए हिदायत दी थी और ह्यूमैनिटेरियन एड स्टार्ट करने के लिए बताया गया था, जिसमें 15 में से 14 मेंबर्स ने वोट किया था उस रेजोल्यूशन के लिए। एक अब्सटेन हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो रेजोल्यूशन भी इजराइल ने फॉलो नहीं किया है।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूनाइटेड नेशंस का किसी भी टाइप का दबाव इजराइल पे आ सकता है। और दूसरा है कि एक मुहिम स्टार्ट हुई है कि पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और यूरोपियन यूनियन से भी ये न्यूज आ रही है कि वो शायद एक प्रपोजल निकलेगा जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेट को एक रिकॉग्निशन मिलेगी। इससे प्रेशर मुझे लगता है कि इजराइल पे आएगा, बिकॉज अगर आप एक पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकॉग्निशन आप उसको दोगे तो एक लेजिटिमेट राइट हो जाता है पैलेस्टीनियंस का अपनी जो धरती और जहां पे वो रहते हैं, वेस्ट बैंक में, गजा में, वो लेजिटिमेट राइट हो जाता है कि वो अपना स्टेट उसको डिक्लेयर कर सके। और अगर यूनाइटेड नेशंस की सहमति भी देता है तो एक डेफिनेट, मुझे लगता है कि इस टाइप का अगर एक रेजोल्यूशन निकलता है तो मुझे इसको नजर आ रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रेशर होगा इजराइल के ऊपर। बट एट द सेम टाइम मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रुख रहता है, बिकॉज कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स की मंजूरी के बिना ये क्लियर नहीं होगा। तो अभी आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इसके ऊपर क्या नजरिया बनता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह अहम होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आपने रोल का भी जिक्र किया, क्योंकि यूएनजीए से जितनी उम्मीदें थी उन पर वो खरा उतरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन चूंकि बहुत मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर वोट पड़े हैं, तो क्या इजराइल पर इसका असर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इजराइल के लिए तो ये बड़ा झटका ही है। देखिए, यूएनजीसी कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अगर वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है तो वो खाली एक वर्ल्ड ओपिनियन को आपको प्रोजेक्ट करता है कि आज वर्ल्ड ओपिनियन की सोच क्या है इजराइल के बारे में। तो उसके ऊपर मैं मान सकता हूं कि इस टाइप का साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है। बट ऐसा कोई रेगुलेटरी प्रेशर नहीं है कि इजराइल को करना ही पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा। वो उस टाइप का प्रेशर, और मुझे ऐसे लगता है कि नेतन्याहू अभी उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं, बिकॉज अभी वो एक ऐसी स्टेज में है और एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि अभी उनके ऊपर कोई भी प्रेशर, वो एक स्टेटमेंट आई थी, काफी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे पास हथियार भी नहीं होंगे, एमुनेशन भी नहीं होंगे, तो हम अपने हाथों से लड़ेंगे। तो अगर जो इस टाइप का स्टेट ऑफ माइंड है और इस टाइप की स्टेटमेंट अगर एक अपने देश का लीडर अगर इसको निकालता है स्टेटमेंट को, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश अभी पीछे हटने वाला नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी अब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इन सब स्टेप से कुछ तो राहत यहाँ पर मिल सकती है और एक उम्मीद जगी जाए कि कहीं ना कहीं अब इजराइल पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा? मैं तो उम्मीद ही रख सकता हूँ कि इसको दबाव आएगा। बट मुझे लगता है कि ये जो अभी ऑपरेशन प्लान हुए और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अभी जो मैंने मूवमेंट्स देखी हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से, रफा से, कि जिस टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं और कैजुअलिटीज हो रही हैं, तो जो उसको मुझे तो एक्चुअली लगता नहीं है कि उसके ऊपर कोई दबाव आने वाला है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये एक्टिविटीज होगी, क्योंकि आप देखिए, एक सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करना कि अगर वो सोचते हैं कि आज 4 हमास की बटालियन इस एरिया में है और अगर हम उनको छोड़ देंगे, अगर उनको खत्म नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में यही उनको और तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं इजराइल के लिए। और जब वो इतनी हदें पार कर चुका है इजराइल, जब इतनी एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है, तो अभी एक इसको रिट्रीट करना यहाँ से एक मॉरल सेटबैक भी होगा वॉर कैबिनेट के लिए, और इजराइल एज अ कंट्री, उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर भी सेटबैक होगा। शायद इजराइल के लोग भी नहीं चाहेंगे कि वो अभी इजराइल डिफेंस फोर्सेस को नेतन्याहू इस स्टेज पे विड्रॉ करें।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम पेशरफ देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ लगातार इजराइल जंग में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो अमेरिका भी खासा नाराज नजर आया और दीगर ममालिक तो हैं ही इजराइल के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो जो जंग है वो जारी रखे हुए है और जो एक रास्ता था इमदाद फराहम करने का, रफा क्रॉसिंग, उस पर भी कब्जा कर लिया है। देखिए, अब सिचुएशन ये आ गई है कि एक बॉर्डर था जो आपका खुला हुआ था इजिप्ट की तरफ से, और लोग आते जाते थे, उसको एक्चुअली हमास कंट्रोल करता था उस बॉर्डर को। और आपने देखा है कि अभी ये बॉर्डर आपका सील हो गया है और कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ से नहीं आ सकती। बट एक बॉर्डर इजराइल ने अभी टेम्पररी खोल दिया है, केरम शैलोम बॉर्डर है ये बॉर्डर से ह्यूमैनिटेरियन एड की सप्लाई इजराइल ने बोला है कि आ सकती है। पर हम ये देख रहे हैं कि इस बॉर्डर से भी ह्यूमैनिटेरियन एड जो आ रहा है वो ट्रिकल में आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, और वो जहां पे उसको पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच भी नहीं पा रहा है। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई, एक ब्लॉकेड जिसको हम सीज बोलते हैं, एक ब्लॉकेड हो चुका है गजा का, बिकॉज अभी उनके पास और कोई आउटलेट नहीं है निकलने के लिए। ना तो वो इजिप्ट की तरफ जा सकते हैं, ना तो वो सी की तरफ जा सकते हैं। हर एक जगह से लैंड, एयर और सी का ब्लॉकेड है। तो अभी ये ब्लॉकेड इसलिए इजराइल ने अभी किया है बिकॉज अभी एक ऑफेंसिव लॉन्च करने से पहले आप रास्ता बंद कर देते हैं दुश्मन को वहां से निकलने के लिए, और फिर आप उसको वार करते हैं बीच में। तो अभी वो सिचुएशन आ रही है, और जो मूवमेंट होनी थी, इवैक्यूएशन होनी थी, हम उम्मीद रख रहे थे, बिकॉज आज रफा में 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, 14 लाख लोग। अब ये नॉर्मली रफा की पॉपुलेशन 2 लाख है, बट इतने लोग यहाँ पे आके अपना रिफ्यूज ले रहे हैं। तो 14 लाख लोगों को इतने एक छोटे एरिया में आपको इनको बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर आपने रफा के अंदर ऑफेंसिव करना है। इजराइल के पास मुझे लगता है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा इन सारे डेवलपमेंट का असर किस तरह से आगे नजर आएगा। राजन जी, बहुत शुक्रिया तफसील से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।